आखिरी पोस्ट क्या बताई आपने? अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ओके। ये ऐसा पद है जो पॉलिसी फ्रेमिंग में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षांत पिलानिया। आज है हमारे साथ आरसी यादव जी, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जयपुर। इनसे हमने बात की डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्ट्रिक हाईवेज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और भी बहुत कुछ। देखिए, थैंक यू। आपको लगता है हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? आप 1947 के बाद में जब से ये देश आज़ाद हुआ, कॉलोनाइजेशन से मुक्त हुआ, उसके बाद में हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो रियल सेंस में डेमोक्रेसी, इसके साथ ही जो कॉलोनाइजेशन के दूसरे कंट्रीज़ थे, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान है और अफ्रीकन देश हैं, एशियाई देश हैं जिन्होंने आज़ादी पाई, वहाँ कितने मिलिट्री कूप्स हुए, कितनी बार शासन तख्ते पलटे गए, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ वोट के जरिए ही है ना सरकारें बदली, वोट के मैंडेट से ही चीज़ें स्थापित हुई। तो कोई ये इस बात को गुरेज रखे, इस बात का ऐतराज़ करे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी सही से नहीं है, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि डेमोक्रेसी में जो जो दूसरी चीज़ें होती हैं कि भाई आपको इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिले, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले, आपको सोशल बाइंडिंग्स या सोशल जो आपकी ऊपर जो कुछ लगाम है या जिसके लिए दबाव है उनसे भी मुक्ति मिले, तो वो एक एक पार्ट हो सकता है, एक पार्ट सही हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी को यदि आप वाइड सेंस में लेते हैं तो निश्चित तौर से हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। नौकरी कैसी रही सर? किस पोस्ट से आप रिटायर हुए, किस पोस्ट से आपकी ज्वाइनिंग हुई? मैंने 1987 में अपनी सेवा प्रारंभ की, राजस्थान परिवहन सेवा इसको बोलते हैं, और इसका जो प्रथम सोपान है वो जिला परिवहन अधिकारी का पद होता है, जो हर एक जिले में पद है और जो जिले की पूरी परिवहन व्यवस्था के लिए, पूरे परिवहन रेगुलेशंस के लिए, पूरे परिवहन के परिवर्तन संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और उसके बाद में निरंतर पदोन्नतियां होते हुए अतिरिक्त परिवहन, सहायक परिवहन आयुक्त, फिर उप परिवहन आयुक्त, फिर संयुक्त परिवहन आयुक्त और अंततः अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद से 2022 के जुलाई माह में रिटायरमेंट हुआ। ठीक है सर। तो आखिरी पोस्ट क्या बताई आपने? अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ओके। ये ऐसा पद है जो पॉलिसी फ्रेमिंग में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जितने रेगुलेशंस बनते हैं, जितने रेगुलेशंस केंद्र सरकार बनाती है, उनको क्रियान्वित करने का, स्कीम्स बनाने में, गाइडलाइंस तैयार करने में और उन स्कीम्स का ओवरऑल फील्ड में क्रियान्वयन करने के लिए ये पद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसमें मैंने बखूबी अपनी भूमिका का सही से निर्वहन किया। आपको क्या लगता है सर कि जिस हिसाब से अभी लाइसेंस बनते हैं, जो वो टेस्ट लेते हैं छोटा सा कि 8 ड्रॉ करके दिखाओ, क्या वो सही है? मतलब जो भी मैं साफ तौर पे सफागोई से ये आपको बताना चाहता हूँ कि इन पूरे कंट्री में और विशेषतर उत्तर भारत में जो गाड़ियों की लाइसेंसिंग का जो एक सिस्टम है वो दोषपूर्ण रहा है, उसको कतई आप त्रुटिविहीन नहीं कह सकते हैं। जो जिस तरह से सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से स्किल्स का टेस्ट होना चाहिए, वो बहुत लंबे समय तक मैनुअल बेसिस पे होता आया, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होकर के सब्जेक्टिविटी रहती थी। तो
यही कारण है कि ये जो दोषपूर्वक लाइसेंस प्राप्त किए हुए लोग और रोड पे जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं होता है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, बहुत डायनेमिक्स चेंज होने के लिए तैयार हैं और हो भी रहे हैं। तो अब जो आपका स्किल टेस्ट होगा या जो लर्निंग लाइसेंस के लिए कुछ जो जानकारियों का जो इंफॉर्मेशंस होने का जो टेस्ट होगा वो सब ऑनलाइन होगा। और स्किल टेस्ट में आपको इस तरह से नहीं कि वो किसी आदमी के कहने से 8 बनाना है नहीं बनाना, वहाँ एक पूरा का पूरा उसका मॉड्यूल तैयार हो चुका है और उस मॉड्यूल में यदि आप सफलतापूर्वक एक निश्चित प्रतिशतता में अंक प्राप्त करते हैं, निश्चित मार्क्स प्राप्त करते हैं, निश्चित एक स्कोरिंग करते हैं, तो ही आपका लाइसेंस बन पाएगा, अन्यथा आप उसमें फेल घोषित होंगे और वो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। ये सिस्टम अभी शुरुआती तौर पे है, लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अगर आगे आने वाले 1 आध साल में ये सभी जगह लागू हो जाएगा और आपका जो लाइसेंसिंग सिस्टम जो अब तक जो दोषपूर्वक रहा है उसमें निश्चित रूप से रिफॉर्म्स हो पाएंगे। कभी कोई रोड रेज का किस्सा हुआ है आपके साथ? जिस रोड रेज को जिस रूप में आप मुझे अवगत करा रहे हैं या जिस रूप में ले रहे हैं, उस तरह का तो कोई व्यवहार मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन हाँ छोटी मोटी कहासुनी के कई ऐसे अवसर ज़रूर आए जिसमें अगले आदमी की गलती होने के बावजूद भी उसने गलती स्वीकार न करके और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास किया तथा कई बार झूठी दबंगई दिखाने की भी कोशिश करते हैं। कभी आपका चालान कटा है? नहीं, मेरा चालान नहीं कभी भी नहीं कटा? नहीं कट पाया। कभी ऐसा हुआ होगा कि कटने वाला होगा, आपने बचा लिया होगा? नहीं, ऐसी स्थिति 1-2 बार कभी हाईवे पे ज़रूर आई थी कि अगर आपकी स्पीड है ना वो लिमिट से बाहर है तो स्पीड का ऐसा कुछ रूल होता है ना कि जो मान लो अगर 80 है तो उसमें प्लस 10% मिलता है, तो 88 तक आपको जाना अलाउड होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है जो सड़क पे नोटिफाई होना आवश्यकता है, जिसका संकेत चिन्ह लगना आवश्यकता है, उससे अधिक आप यदि 1 किलोमीटर भी अधिक से चलाते हो तो वो उसका वायलेशन कहलाएगा और उसका चालान होता है। तो मैं जो बता रहा था उसमें मेरा जो तर्क था वो था कि मैं ओवर स्पीड नहीं, और उनका जो उनके कैमरे में या उनके जो कंप्यूटर में जो हुआ उसमें ज़्यादा था। तो उस समय ये हुआ कि बहुत माइनर अंतर है, तो मशीन जो उपकरण है वो उसको हाइप कर रहा है। मैंने ओवर स्पीड नहीं किया, इस प्रकार मैंने कभी कोई चालान नहीं करा। तो सर जैसे आपने देखा है कि हाईवे अचानक से पतला हो जाएगा और वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड होगा कि अब स्पीड मैक्सिमम से 80 से 60 हो गई है, और वहीं पे फिर पुलिस वाले खड़े होते हैं चालान काटने के लिए। ये जो रोड ओवनिंग एजेंसी है जिसको अपन NHAI भी कह सकते हैं, सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट है, या स्टेट्स के जो PWD डिपार्टमेंट हैं, या अन्य जो स्टेक होल्डर रोड ओवनिंग एजेंसीज हैं, उनका ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो ये रोड संकेत चिन्ह हैं, स्पेशली जो स्पीड लिमिट के बारे में हैं, जो रोड मर्जिंग के बारे में है, मुख्य सड़क आगे आ रहा है उसके बारे में है, रोड नैरो हो रहा है उसके बारे में है, वो सभी जगह बहुत अच्छे से लगाएं। और ऐसा नहीं कि जहां रोड समाप्त हो रहा है या नैरो रोड शुरू हुआ है वहीं लगाएं, उससे 500 मीटर पहले से लगाना आवश्यक है। और ये सब चीज़ें यदि माकूल तरीके से हो पाएंगी तभी हम इन रोड एक्सीडेंट्स में कमी कर पाएंगे। और जो रोड एक्सीडेंट या रोड सेफ्टी का जो इश्यू है वो तो आप जानते हो कि बहुत ही भयंकर रूप लेता जा रहा है। तो
तो इसको ठीक करने के लिए सभी रोड ओवनिंग एजेंसीज को, जितने भी रेगुलेशन करने वाली अथॉरिटीज़ को, इन्फोर्समेंट करने वाली अथॉरिटीज़ को, उनको सबको युद्ध स्तर पे, वार फुटिंग लेवल पे काम करना होगा, तभी स्थितियां अनुकूल हो पाएंगी। आप कभी गर्मियों के टाइम में अगर यहाँ से दिल्ली गए हो बाई रोड, तो आपने देखा होगा कि ट्रक जाते हैं तो वो चारकोल पिघल के शेप ले लेता है और वो अचानक से ऐसे ऊबड़ खाबड़ आता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। या तो रोड को जो बनाया गया है, जिस एजेंसी ने रोड बनाया है, उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है मुख्य कारण है जो ट्रक्स एंड डंपर्स एंड ट्रेलर्स हैं, उनका ओवरलोडेड होकर के चलना, उसके कारण से रोड डैमेज होता है। और आप जो कह रहे हो कि जिसमें वो उसके निशान पड़ जाते हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, ये सब उसके कारण से संभव होता है। और ये स्थिति भी बहुत गलत है, इसमें भी निश्चित रूप से सुधार की परम आवश्यकता है। इसके लिए कुछ हो रहा है पीछे? इसमें क्या ठेकेदारों के लिए और ज़्यादा सख्ताई हो रही है? हाँ, यस, इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्फोर्समेंट जो परिवहन विभाग की जो इन्फोर्समेंट विंग है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो इस पे निरंतर काम करती है। और राजस्थान में विशेष रूप से ओवरलोड की प्रवृत्ति रोड मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसमें ग्रेनाइट है, जिसमें मार्बल है, जिसमें सैंडस्टोन है, जिसमें ग्रिट है, जिसमें आपका बजरी है, ईंट हैं, ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ओवरलोड की अधिकतम टेंडेंसी पाई जाती है। अब लेटेस्ट ये डेफिनेटली हो रहा है कि जो रॉयल्टी एजेंसीज हैं, जो जो इसमें माइनिंग में काम करती हैं, सॉरी, उनको भी अभी ऐसे नेटवर्क से इंटीग्रेट कर दिया गया है कि किसी भी वाहन के क्षमता से अधिक माल भरने पर वो इंटीमेशन परिवहन विभाग को प्राप्त हो जाती है और उसका एक ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाता है। अभी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज के बारे में बहुत बात हो रही है, तो मेरे को जितना समझ में आया कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाईवे का मतलब है कि जगह जगह पे जैसे पेट्रोल पंप है वैसे इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगा देना। अभी आप रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली से मुंबई इलेक्ट्रिक 1300 किलोमीटर का एक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो रहा है, जो 2023 के अंत तक फंक्शनल हो जाएगा। और राजस्थान में पड़ने वाला 228 किलोमीटर का भाग बहुत ही जल्दी, शायद 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, वो फंक्शनल हो जाएगा। उसको एक इलेक्ट्रिक हाईवे घोषित किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर से दिल्ली का जो कॉरिडोर है, उसको भी इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में घोषित किया गया है। तो इसके मायने ये हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडेप्टेशन बढ़ेगा, जिसमें कारें, पैसेंजर कार्स भी होंगी, ट्रक्स भी होंगे और बसेज भी होंगे, तो उनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना शानदार हो जाएगा कि किसी भी गाड़ी को इस कारण से स्ट्रैंडेड नहीं रहना पड़ेगा कि उसको गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना माकूल कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडेप्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़े। जो जो कार्बन प्रिंट है, जो कार्बन की समस्या है, वो कम हो और प्रदूषण से मुक्ति मिले। और पर सर पेट्रोल डीजल्स की जो हमारी जो आयात करने की जो मजबूरी है, उसमें भी कोई रिलीफ मिले। तो अभी थोड़े 6 महीने पहले ही हुआ था कि कोल ख़त्म हो गया, कोल ख़त्म हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी जो ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है। तो जितने भी ये ईवी लाने की बात है,
इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे? जो सोलर एनर्जी और जो कौन से विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, वो तो बहुत कम है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल क्षेत्र में जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको इग्नोर करते हुए, उसको कम करते हुए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हाँ। अपना फोकस बढ़ा है। बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें भी इस बात को पूरी तरह से रेखांकित किया जाता है। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदुस्तान में 60% से अधिक जो बिजली उत्पादन है वो थर्मल बेस्ड है, और बचा हुआ 35 से 40% है, उसमें ये सारे आपके हाँ, बाकी की रिन्यूएबल है। बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब आते हैं। आप निश्चित तौर पे इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पे कॉग्निजेंस लिया भी होगा आपने, कि राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, इन 3 स्टेट्स में सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी को विकसित करने के लिए बहुत ही युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हाँ सर। इतने सोलर पावर पार्क्स लग रहे हैं सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में। आप कभी एनर्जी डिपार्टमेंट जो इसको देखता है वहाँ कभी पधारेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 आवेदन या क्वेरीज या रिक्वेस्ट उनको प्राप्त होती हैं। सोलर पार्क्स, कोई 2 मेगावाट का, कोई 3 मेगावाट का, कोई 5 मेगावाट का पार्क लगाना चाहता है। इस पॉलिसी को थोड़ा सा यदि स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक वाइबल कर दिया जाए, तो आपकी थर्मल पावर की जो मजबूरी है वो आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। सर, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता, पर बहुत से लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके लिए सोलर प्लांट्स और ये सब सोलर प्लेट्स इंस्टॉल करना तो लगभग नामुमकिन सा ही है। और अब तो हमने जब चाइना को भी सरपास कर दिया है पॉपुलेशन में। ये एक अलग पक्ष है, ये समस्या है, निश्चित तौर पे है, लेकिन आप इस समस्या के चलते ये नहीं मान सकते या ये स्थापित नहीं कर सकते कि इस समस्या के कारण से जो दूसरे हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ हैं, आगे बढ़ने की जो हमारी अक्षमताएं हैं, वो पूर्ण रूप से रुक जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो शख्स है, जो बेचारा पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना चाहता है, उसके भी अपने डायनेमिक्स हैं, वो उसके अपने अपने एफर्ट्स हैं। लेकिन जहाँ अपन बात कर रहे हैं वो लोअर मीडियम क्लास और मीडियम क्लास लोगों की बात कर रहे हैं, जिनका एक निश्चित अर्निंग बेसिस होता है, एक अर्निंग का एक वो है उनका। उन लोगों के लिए यदि आपको बचत करनी है, आपको भविष्य के लिए, है ना, एसेट्स क्रिएट करनी है, तो सोलर रूफटॉप लगाना तथा ईवी का अडेप्टेशन करना उसमें बहुत मददगार साबित होगा। ये जो सर दिल्ली में फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो ये तो सबको पता है कि घर पे तो कुछ बन नहीं रहा, पैसे तो लग ही रहे हैं, और वो पैसे आ भी कहीं ना कहीं जनता से ही रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स में पॉपुलिस्ट स्कीम्स बोलते हैं, कि जो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन बढ़ लगातार रही है, कि वोट की राजनीति के चलते आप ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लॉन्च करते हैं जिसको फ्रीबीज बोलते हैं, कि आपको बिजली भी फ्री मिलेगी, आपको पानी भी फ्री मिलेगा, आपको और डायरेक्ट सब्सिडी भी मिलेगी, हाँ।
आपको ये जो सोशल सिक्योरिटीज़ की जहाँ तक बात है कि जहाँ आपका एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, इन 3 चीज़ पे मैं बिल्कुल ये राय रखता हूँ कि यहाँ इन 3 चीज़ों में है ना फ्री यदि कोई सरकार करती है, कोई राजनीतिक दल करता है, वो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन फ्रीबीज के नाम से, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के नाम से और वोट हासिल करने के लिए आप संसाधनों को झोंक करके, संसाधनों को नष्ट करके सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं। ये टेंडेंसी आत्मघाती है और कहीं न कहीं भविष्य में इस पे कोई न कोई बड़ी रोक लगने की आवश्यकता है। कोरोना में 2 साल कैसे निकले? कोरोना के समय हम बिल्कुल राजकीय सेवा में थे और सरकार ने हमें फ्रंट वर्कर्स के डिपार्टमेंट के रूप में रखा हुआ था। तो उस समय जितनी इमरजेंट सर्विसेज हैं, जिसमें एक दौर तो वो आया था जब लोग पलायन कर रहे थे हाँ, जब और वर्कर्स अपने-अपने घर जा रहे थे। नंगे पैर और पैदल पलायन कर रहे थे। उस समय हमने जहाँ तक संभव हुआ लोगों को पैदल चलने की बजाय कोई न कोई बस या ट्रक या दूसरे संसाधन उपलब्ध करा करके और उनको अपने गंतव्य तक या उनके स्टेट के बॉर्डर तक पहुँचाने का काम तो किया। फिर वो लोग कौन थे जो दूध के टैंकरों में छिप-छिप के जा रहे थे? अगर सरकार ही उनकी मदद कर रही थी वापस उनके घर तक पहुँचाने में, तो वो लोग छिप के क्यों जा रहे थे? इतना इतना जल्द हुआ, इतना जल्दबाजी में हुआ सब कुछ, इतना डरावना माहौल बना और इतनी अस्त व्यस्तताएं रही कि जिसको जो सामने आया उसी को अपनाने में लग गया। सरकारी व्यवस्थाएं कभी भी 100% आपूर्ति नहीं कर पाती हैं। उस समय यदि सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा भी कम है आम जन का, हाँ, इसलिए ये देखता है कि पता नहीं सरकार की तरफ से आने वाली सुविधा संसाधन कब आएगा, अपने को ये साधन मिल रहा है तो जितना जल्दी हो सके। इतना भय का माहौल था उस समय, हर आदमी येन केन प्रकारेण है ना वो अपने घर पहुंचना चाह रहा था। तो एक दौर तो ये हुआ। दूसरे दौर में जब ऑक्सीजन की कमी हुई और बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में, उस समय हमारे विभाग ने राजस्थान में ऑक्सीजन के लिए वार फुटिंग लेवल पे कोशिश की। हमने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी से ऑक्सीजन के टैंकर राजस्थान में लेके आए और टैंकर्स का अधिग्रहण किया। टैंकर्स यहाँ नहीं मिल रहे थे तो दूसरे राज्यों से टैंकर का अधिग्रहण किया। टैंकर को अधिग्रहण करके और उसमें ऑक्सीजन की, इस तरह से जो लोग बहुत नीडी थे, जिसको है ना पास लेकर के अपने कहीं जाना है इमरजेंसी सर्विस के लिए या और दूसरे कारणों से, उनके लिए पासिंग की व्यवस्था करने का भी दायित्व परिवहन विभाग था। तो इस प्रकार कोरोना में ये नहीं कि घर पे या फार्म हाउस पे बैठ करके गप लगा करके, हमारा तो एक ऐसा रूटीन था कि सुबह वही 9-10 बजे के आसपास है ना किसी न किसी ड्यूटी के लिए निकलना और शाम को 7-8-9 बजे तक वापस आना। इस तरह से निकला हमारा। कभी ऐसे बैठे-बैठे जीवन की कोई समरी बनाते हो कि पहले मैं ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ? क्या खुशियाँ थी, क्या गम थे? जिंदगी एक प्रवाह की तरह चलता है, उसमें सभी दौर आते हैं। ऐसे कोई बिरला मानुष ही होगा या मेरे ख्याल में असंभव है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में जो हमेशा खुशियों का ही दौर रहे या हमेशा दुखों का ही उसको सामना करना पड़े। ये आते जाते रहते हैं। तो मैं लाइफ को
प्रैग्मेटिक तरीके से जीने का आदी रहा हूँ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की हमेशा, और रिपेंटेंस अबाउट द पास्ट एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, ये दोनों चीज़ें जिसने निकाल दी, वो आदमी है ना 100% नहीं तो 90% अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है। आप समझ गई मैं जो कहना चाहता हूँ? भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता, ये दो चीज़ें यदि आपके दिमाग से निकल गई तो आप अच्छे जीवन की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, So बहुत nice. अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।